नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हम आपके सामने 19वीं सीरीज लेके आ गए हैं भाई। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में धारा प्रवाह को अनुमति देता है। देखिए इससे पहले भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का एक वीडियो हो चुका है और ये वीडियो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से ही है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में जो जो चैप्टर आपके आते हैं उसी चैप्टर से ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, यूपी आरबीएनएल में। ठीक है, तो देखिए पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि फॉरवर्ड बैच, फॉरवर्ड बैच में पूछा है ना, नहीं सॉरी रिवर्स बैच, विच डायोड परमिट करेंट फ्लो इन रिवर्स बैच। रिवर्स बैच में कौन सा डायोड करंट को फ्लो करने की अनुमति देता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बात किया है किसकी, रिवर्स बैशिंग की। रिवर्स बैशिंग की बात किया तो रिवर्स बैशिंग के लिए क्या करना होता है भाई। रिवर्स बैशिंग में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, ये बैटरी से कैसे जुड़ते हैं, ये बैटरी से उल्टे जुड़ते हैं। जैसे कि जो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा रिवर्स बैशिंग। ठीक है ना। अब ये रिवर्स बैशिंग जो है, रिवर्स बैशिंग में करंट का फ्लो किस तरीके से होता है, इसमें करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये करंट का फ्लो होना किस डायोड में होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा डायोड है जो रिवर्स बैच में करंट को फ्लो होने देता है, तो वो होता है हमारा जेनर डायोड। कौन सा डायोड होता है भाई, जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में हमने आपको बता रखा है पहले से ही कि जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ना। ये होता है आपका जेनर डायोड। कहीं कहीं पे आपको यही चीज ऐसे भी देखने को मिल जाएगी, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना, कहीं कहीं पे ये चीज आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगी, तो सॉरी, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, बाकी जेनर डायोड के बारे में और हमने आपको दो तीन चीजें बता रखी है पहले से ही कि यह, इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर डायोड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं, ब्रेकडाउन डायोड। और एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन जेनर डायोड में कितने वोल्टेज के बाद होता है, तो वो होता है आपका 6 वोल्ट के बाद। 6 वोल्ट के बाद क्या होता है भाई, एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन जेनर डायोड में होता है। यह ब्रेकडाउन कितने वोल्ट के बाद होता है, 6 वोल्ट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपके सामने टनल डायोड। तो टनल डायोड के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है। टनल डायोड किस तरीके का होता है भाई, टनल डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसी डायोड के बारे में हमने आपको और दो तीन चीजें बताई थी। सबसे खास बात इस डायोड की ये है कि ये इस डायोड में हमें निगेटिव रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें डोपिंग कैसे की जाती है, इसमें डोपिंग 1:10³ में की जाती है, 10³ में डोपिंग की जाती है। मतलब कि यदि 10³ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि 10³ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें एक होल्स की डोपिंग की जाएगी। ठीक है, इतने कंसंट्रेशन में एक होल की डोपिंग की जाती है। और जनरली ऐसे जो नॉर्मल डायोड होते हैं, नॉर्मल डायोड में कितना रहता है भाई, ये कंसंट्रेशन का रेशियो, ये कंसंट्रेशन का रेशियो या डोपिंग का रेशियो रहता है 10⁸ में एक, 10⁸ में एक का कंसंट्रेशन रहता है या उतने की डोपिंग रहती है। जबकि टनल डायोड में ये हैवीली डोप्ड है, आपको देखने को मिल रहा है कि 10⁻³ में ही एक हमें अशुद्धि देखने को मिल रही है ना। और इसके बारे में एक चीज हमने और आपको खास बताया था, क्या बताया था भाई, कि निगेटिव रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है इस डायोड में, रेजिस्टिविटी, निगेटिव रेजिस्टिविटी है ना। और यह डायोड हैवीली डोप्ड होता है, ये तो हमने आपको बता ही रखा है।
वायरेक्टर डायोड यहाँ पे लिखा है, तो वायरेक्टर डायोड का सिंबल भी देख लीजिए थोड़ा सा। वायरेक्टर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये है आपका वायरेक्टर डायोड। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जो हमारा टनल डायोड है ये किस बायसिंग में काम करता है। जो हमारा टनल डायोड है ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा, जो वायरेक्टर डायोड है आपका, ये वायरेक्टर डायोड में आके आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने तो एक कैपेसिटर बना दिया, तो ये कैपेसिटर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सी कैपेसिटिव नेचर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो बीच में एयर गैप दिख रहा है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान क्या दिखाता है, ये खाली स्थान दिखाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दो कैपेसिटर के बीच में खाली स्थान रहता है, तो उसी से उस कैपेसिटर की हम लोग स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका वायरेक्टर डायोड में भी सिंबल होता है, ठीक है ना। और जो आपका ये वायरेक्टर डायोड है, वायरेक्टर डायोड किस बेस में काम करता है भाई, वायरेक्टर डायोड भी आपका काम करता है रिवर्स बायसिंग में। किसमें, रिवर्स रिवर्स बायसिंग में ही ये भी काम करता है, ठीक है ना। ये भी रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है। बात समझ में आ गई हो इतनी। चलिए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल सही हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक अ, पीएन जंक्शन जो है आपका वो कैसा बिहेव करता है। तो देखिए, जो आपका पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, ये हो गया पीएन पीएन जंक्शन आपका। पीएन जंक्शन में ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को हमने इस जंक्शन पे क्या कर दिया भाई, इस जंक्शन पे हमने इन दोनों को जोड़ दिया, किसकी सहायता से, लिगामेंट की सहायता से, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो डायोड है, ये डायोड दो अभिन्नति में काम करता है या दो बायसिंग में काम करता है। एक या तो फॉरवर्ड बैस, दूसरा या तो रिवर्स बैस। तो जब फॉरवर्ड बैस में होगा, जब फॉरवर्ड बैस में होता है तो ये किसी एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराता है, किसी एक ही डायरेक्शन में, पी से एन की तरफ। जब रिवर्स बैस में होगा तब इधर से इधर की तरफ, ठीक है। जब फॉरवर्ड बैस में होगा तो पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ। उस समय इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति एन से पी की तरफ होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन पी से एन की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा डायोड रिवर्स बैच में होगा, तो रिवर्स बैच में होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन की गति जो है पी से एन की तरफ होगी और करंट की डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी। बात समझ में आ गई। आप इस बात को हमें जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ऑफ द करंट रहता है, अपोजिट ऑफ द करंट डायरेक्शन होता है। तब यदि आपकी करंट कैसे कह सकते हैं, हाँ, क्लॉकवाइज बह रही है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बहेगा, ये अपोजिट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि सर किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, बाई डायरेक्शन में फ्लो हो रही है क्या, बाई डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ फ्लो हो रहा है क्या करंट, नहीं, केवल किसी एक ही दिशा में। यदि फॉरवर्ड बैच में करेंगे तो हमेशा करंट इधर से इधर को बहेगी, और यदि रिवर्स बैच में करेंगे तो हमेशा करंट इधर से इधर को बहेगी, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा डायोड है वो डायोड क्या होता है भाई, डायोड हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है। डायोड क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। अच्छा, यहीं पे यदि मैं ट्रांजिस्टर की बात कर दूं, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या यूनि डायरेक्शनल होता है क्या, नहीं सर, ये होता है बाई डायरेक्शनल। क्या होता है सर, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो आपका ट्रांजिस्टर है ये बाई डायरेक्शनल होता है। और पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो डायोड के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे कि डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है,
डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और यह अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। अनकंट्रोल्ड डिवाइस मतलब कि यह ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जबकि जो हमारा करंट है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कौन सा डिवाइस है भाई? ट्रांजिस्टर हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है ना। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। कंट्रोल स्विच नहीं, बाई डायरेक्शनल लिमिट स्विच बिल्कुल नहीं, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज, डायोड का अग्र दिशा का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमेशा याद रखिए जो हमारा डायोड है, डायोड डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कम प्रतिरोध का होता है, कम प्रतिरोध का होता है, तथा रिवर्स बायसिंग में तथा रिवर्स बायसिंग पर मेगा ओम मेगा ओम क्या हो गया इसको, तक का रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल डायोड की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए कि जो हमारा आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि एक कंडक्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। किस कंडीशन में? आइडियल की कंडीशन में। और बायसिंग हमारा कौन सा रहना चाहिए? फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अच्छा, यही हमारा आइडियल डायोड, यही आइडियल डायोड यदि रिवर्स बायसिंग में चला जाए, यदि रिवर्स बायसिंग में चला जाए, रिवर्स बायसिंग रिवर्स बायसिंग में चला जाए, तब यह कैसे काम करता है? तब यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है भाई? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से दो, ये दोनों बातें नोट करने लायक है आपकी, और ये दोनों बातें, दो दो चार यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करने वाला है। तो इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा किसके लिए है भाई? अग्र दिशा या फॉरवर्ड बायस के लिए पूछा है, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रिवर्स बायस में उच्च होगी। और यदि आइडियल होगा, और यदि आइडियल होगा तो उस समय ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शून्य दिया है, तो शून्य कब होगा? जब फॉरवर्ड बायस आइडियल, हमारा डायोड आइडियल हो और फॉरवर्ड बायस में हो तो उस समय शून्य होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में जो जो पॉइंट बन सकता था हमने आपको पॉइंट बना के दिखा दिया है। क्लियर है बात? चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है। ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और हमने कई बार आपको बता भी दिया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमेशा हम लोग पेंटावैलेंट टाइप का एलिमेंट लेते हैं, और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं भाई? चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका पी टाइप,
पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और इधर हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यदि आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, यदि आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, तो उसमें जो आप डोपिंग करेंगे, डोपिंग किसकी किसकी करेंगे भाई? आप बोरान ले सकते हैं डोपिंग करने के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, गैलियम ले सकते हैं, ठीक है, फिर इंडियम ले सकते हैं, इंडियम, ये ले सकते हैं आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई? नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, फिर आपका हो जाता है आर्सेनिक, फिर हो जाएगा आपका एसवी, फिर आपका विस्मत। तो ये सब आपका हो जाएगा, ये इन सबको कहते हैं हम लोग पेंटावैलेंट। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं? पेंटावैलेंट कहते हैं, या 5 संयोजी वाले तत्व कहते हैं, 5 संयोजी या फिर पेंटावैलेंट। क्लियर है? अच्छा, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको हम लोग कहते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या फिर त्रिसंयोजी, या फिर क्या कहते हैं भाई? या फिर कहते हैं हम लोग त्रिसंयोजी। क्लियर है ना? त्रिसंयोजी। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए आपको क्या बोला है भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिख रहा है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आर्सेनिक दिया है ना भाई, आर्सेनिक लिखा हुआ है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये टेबल यदि आपके सामने रहेगा तो आप तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना इन अ जेनर डायोड इज नोन एज। जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आपके जो डायोड हैं, डायोड में बैसिंग जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग दो तरह की होती है, एक एवलांचे ब्रेकिंग होती है और एक जेनर डायोड ब्रेकिंग होती है। एक एवलांचे ब्रेकिंग होती है, एक जेनर ब्रेकिंग होती है। ठीक है, दो तरह की ब्रेकिंग होती है आपके डायोड्स में, एक एवलांचे और एक जेनर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में कि ये सर जेनर डायोड है तो इसमें जेनर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है आप लोगों के दिमाग में, और यहीं पे आप लोग आंसर गलत करके आते हो हमेशा। ठीक है, तो बात को हमेशा याद रखिए कि जो हमारा जेनर डायोड है, जेनर डायोड में हमेशा और हमेशा कौन सी ब्रेकिंग होती है भाई? जेनर डायोड में हमेशा एवलांचे ब्रेकिंग होती है, या फिर एवलांचे इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। कौन सी ब्रेकिंग भाई? एवलांचे ब्रेकिंग या फिर एवलांचे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि ये कितने वोल्ट पे होता है भाई? ये 6 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज पे ये ब्रेकिंग होती है। मिनिमम 6 वोल्ट चाहिए रहता है, 6 वोल्ट से जब ऊपर जाता है तब जाके ये एवलांचे ब्रेकडाउन होता है जेनर डायोड में। ठीक है ना। टनल इफेक्ट तो मैं आपको बता दिया था, टनल इफेक्ट क्या है। टनल इफेक्ट में आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु में एक छोटे से कण को आप डाल देते हैं, तो वो जो छोटा सा पार्टिकल है, वो पार्टिकल भी एनर्जाइज हो जाता है, वो पार्टिकल भी एनर्जाइज हो जाता है और वो आसानी से मूव करने लगता है। और इसी मूविंग के कारण ही टनल डायोड में आपने देखा था कि टनल डायोड में जो करंट का फ्लो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था भाई? डिफ्यूजन की वजह से, है ना। टनल डायोड में जो टनल डायोड में यहाँ पे लिख लीजिए, टनल डायोड में धारा का संचरण, धारा का संचरण किस वजह से हो रहा था भाई? डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन के कारण होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे टनल इफेक्ट देखने को हमें मिलने लगता है। टनल इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसमें हमने सेमीकंडक्टर लिया है पी टाइप का और एन टाइप का, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत हैवीली डोपिंग की जाती है। इसलिए जो डोपिंग हमने अशुद्धि जो मिलाई है वो अशुद्धि इधर उधर लीक करने लगती है या फिर बाहर टहलने लगती है आसानी से ही, ठीक है ना। इस वजह से वहां पे डिफ्यूजन की वजह से करंट फ्लो होने लगता है। आपको ये सीबैक इफेक्ट का नाम लिया, तो देखिए सीबैक इफेक्ट क्या होता है। सीबैक इफेक्ट आप लोग देखेंगे जनरली थर्मोकपल, थर्मोकपल में, ठीक है ना। थर्मोकपल, एक थर्मोकपल आप लोग ट्रांजिस्टर ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर। उस ट्रांस ये जो ट्रांसड्यूसर है ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। अब ये जो सीबैक इफेक्ट है ये एक सीबैक इफेक्ट है क्या? सीबैक इफेक्ट क्या है भाई? तो देखिए ये हमने ले लिया दो मेटल, ये हमारा मेटल ए हो गया और ये हो गया हमारा मेटल बी, ये हो गया हमारा मेटल बी, ठीक है ना। इन दोनों को हमने एक पॉइंट पे जोड़ दिया, एक पॉइंट पे हमने ऐसे जोड़ दिया और इसी जंक्शन पे हमने क्या किया, एक मोमबत्ती की सहायता से, एक मोमबत्ती की सहायता से हमने क्या कर दिया भाई, एक मोमबत्ती की सहायता से हमने इसको गर्म किया। देखो तो मोमबत्ती सही बन गया है ना। हाँ ठीक। अब इसको हमने क्या किया भाई, हीट किया, हीट किया। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो इधर क्या लगा देते हैं हम लोग, इधर लगा देते हैं वोल्ट मीटर, इधर लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना। जब हीट करते हैं तो देखिए अब इसमें से हीट कितना ट्रांसफर होगी, कितना हीट इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर जाएगी, ये मेटल के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये मेटल के किस पे डिपेंड करता है भाई, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमने इसमें किस तरह का मटेरियल लिया है। इसी वजह से यहाँ पे हमें एक वोल्टेज मिलने लगता है, मिनिमम वोल्टेज, एक छोटा सा वोल्टेज मिलने लगता है। तो ये हुआ क्यों भाई, यहाँ पे देखिए ये हमने मेटल ए ले लिया, हमने एक मेटल बी ले लिया। जैसे मान लो कि हमने एक यहाँ पे लोहे का छड़ ले लिया और इधर एक एल्यूमिनियम का छड़ ले लिया, दोनों छड़ को लिया तो जाहिर सी बात है कि जो लोहा है, लोहा वाले में थोड़ा सा जो हीट है, हीट ज़्यादा तेजी से ट्रांसफर होगा, एल्यूमिनियम में थोड़ा कम तेजी से ट्रांसफर होगा। तो इन्हीं दोनों के टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से यहाँ पे हमें एक वोल्टेज मिलने लगता है, और वो वोल्टेज किस वजह से मिलता है, इस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर जो है वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये सीबैक इफेक्ट कहाँ से लिया था, थर्मोकपल से। बाकी टनल इफेक्ट हमने आपको बता दिया। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट अलग चीज है, चलिए हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हॉल इफेक्ट को। यहाँ पे एवलांचे इफेक्ट को आप पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ए आइडियल डायोड इज, आइडियल डायोड क्या होता है। आइडियल डायोड के बारे में हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि आइडियल डायोड यदि फॉरवर्ड बायस में है तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा, यदि रिवर्स बायस में तो एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन है क्या आपके पास, इस तरह का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया है। तो और क्या ऑप्शन दे दिया है भाई, करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं, वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस नहीं सर, नाइदर करंट कंट्रोल नॉर वोल्टेज कंट्रोल। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था कि जो हमारा डायोड है, डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है और यह अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस, ये हमने आपको बताया था ना भाई। तो अनकंट्रोल मतलब क्या कि न तो ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है और न ही करंट पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो ये अनकंट्रोल्ड में लिखा था वहां पे। जबकि हमने ट्रांजिस्टर को क्या लिखा था भाई, ट्रांजिस्टर को हमने लिखा था कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आपका ट्रांजिस्टर है ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, जो आपका डायोड है ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। अनकंट्रोल्ड डिवाइस बोले तो ना तो ये वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज पे कंट्रोल, सॉरी ना तो ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट है ना ही करंट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो हमारा मॉसफेट है होता है, मॉसफेट
मॉसफेट कौन सा डिवाइस होता है भाई? तो जो हमारा मॉसफेट है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, ठीक है ना। मॉसफेट क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप आसानी से नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नाइदर वोल्टेज नॉर करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। चलो, इन अ जंक्शन डायोड, संधि डायोड में क्या होता है भाई? द डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन रिवर्स बैश, the depletion capacitance will decrease with the increase in reverse bias, the depletion capacitance will increase with increase in forward bias, या नन ऑफ दिस। देखिए, एक जंक्शन डायोड की यहाँ पे बात किया है, यहाँ पे किसकी बात किया है? जंक्शन डायोड की बात किया है, और बात किया है कि जो हमारी डिप्लेशन लेयर है, जो हमारी डिप्लेशन लेयर होती है, डिप्लेशन लेयर जो होती है पीएन जंक्शन डायोड में, उस पीएन जंक्शन डायोड की डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बैच में कैसे चेंज होती है और रिवर्स बैच में कैसे चेंज होती है, यही चीज आपसे पूछा है, यही चीज आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो ये मैं बना दिया आपका पीएन जंक्शन, ये मैं बना दिया आपका पीएन जंक्शन, और मैं यहाँ पे ले लिया आपकी डिप्लेशन लेयर, मैं यहाँ पे ले लिया आपकी डिप्लेशन लेयर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब बोल रहा है कि यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं, यहाँ से मैं बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, तो देखिए जब आपकी जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बैच में होगा, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बैच में होता है, तो फॉरवर्ड बैच में होता क्या है कि फॉरवर्ड बैच में जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर जो होती है, ये जो डिप्लेशन लेयर होती है, ये डिप्लेशन लेयर पतली होती जाती है। कैसी होती जाती है भाई? पतली होती जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का फ्लो आसानी से होने लगता है, करंट का फ्लो आसानी से होने लगता है, तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो पतली हो जाती है और इसमें धारा आसानी से फ्लो कर जाती है। एक बात आप जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है तो उसमें करंट आसानी से फ्लो करती है, तो जब करंट आसानी से फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे डिप्लेशन लेयर पतली होगी, ठीक है। और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो हमारा डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारा डिप्लेशन लेयर है वो चौड़ा कब होगा? जब डायोड रिवर्स बेस में है, और जब फॉरवर्ड बेस में है तो उसमें पतला होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हिंदी में बात समझ में आ गई? चलिए मैं हिंदी वाला ही पढ़ दे रहा हूं यहाँ पे। व्युत्क्रमणीय अभिन्नत वृद्धि के साथ संधारित्र बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पे बोला है कि रिवर्स बैश, रिवर्स बैश में यदि वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा? संधारित्र बढ़ जाती है? नहीं, डिप्लेशन लेयर की क्षमता उसमें घट जाएगी। यदि रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। द डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस। यस, यदि हम रिवर्स बायस में, यदि हम रिवर्स बायस में क्या कर रहे हैं भाई? यदि हम रिवर्स बायस में इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को, तो जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। और आप जानते हो, आप जानते हो कि C इक्वल टू क्या होता है? एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, सी इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। तो यदि यदि डी यदि डी हम बढ़ा रहे हैं, यदि हमारा डी बढ़ रहा है, यदि चौड़ाई बढ़ रही है, आप जानते हो हमने अभी आपको बताया कि रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो हमारा कैपेसिटेंस घटेगा, और यदि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटेगी तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज करके आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। तो यहाँ पे दो बातें जरूर नोट कर लीजिए कि फॉरवर्ड बैच में, यहाँ पे दो बातें जरूर नोट कर लीजिए। फॉरवर्ड बैच में जो हमारी डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर
डिप्लेशन लेयर पतली होती है, और इसमें यदि हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो ये डिप्लेशन लेयर और पतली होगी, डिप्लेशन लेयर पतली होगी, तो कैपेसिटेंस, डिप्लेशन कैपेसिटेंस क्या होगा, वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए कि रिवर्स बैच में क्या होगा, यहाँ पे लिखिए रिवर्स बैच में डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती है ना। डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती है, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू बढ़ गई, डी की वैल्यू बढ़ेगी, डी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बी, सॉरी बी 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 ही बोला हूँ कि सी बोल दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों का निम्नलिखित के लिए किया जाता है, क्या बोला है, अच्छा हाँ, बोला है कि सिलिकॉन और जो जर्मेनियम, ये दोनों तत्व हैं, ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों मटेरियल किस लिए यूज किए जाते हैं, तो ये दोनों मटेरियल सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए भाई सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट जो संयोजी कक्षा है, संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और हमने आपको बताया था कि जब संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो वो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चल, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आर मेड फ्रॉम, किसके बनाए जाते हैं भाई, जो हमारा, चाहे हमारा डायोड हो, चाहे हमारा ट्रांजिस्टर हो, चाहे हमारा इंटीग्रेटेड चिप हो, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ये बात तो आपको याद हो चुकी होगी अभी तक, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि डायोड चिन्ह में तीर की दिशा सूचित करती है। डायोड चिन्ह में, डायोड जैसे ये हो गया हमारा डायोड, ये हो गया हमारा डायोड, तो ये जो तीर बना हुआ है, ये जो तीर की तरह बना हुआ है, ये तीर किस चीज को डिनोट कर रहा है, बस ये चीज आपसे पूछा है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर डायरेक्शन ऑफ होल्स फ्लो, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो, और डायरेक्शन ऑफ ई एम फील्ड जनरेटेड, ठीक है। इसी तीर की बात किया ना भाई, इसी तीर की बात किया है, हाँ ठीक है। तो ये जो तीर है, ये तीर क्या दिखा रहा है भाई, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दिखा रहा है या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है, यदि ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पे करंट इधर से इधर को जाएगी, करंट यदि इधर से इधर को जाएगी तो ये डायरेक्शन ऑफ होल्स फ्लो होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ होल्स फ्लो होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर शायद, आंसर इसका क्या दे रखा है, एक बार रुकिए थोड़ा सा हम आंसर चेक कर लें, इसका क्या दिया है भाई। आंसर ए दिया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। चलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ही सही कर लो भाई, क्योंकि जो आयोग आंसर को, इसरो जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, तो वही सही माना जाएगा, है ना। चलो, एन प्रकार के अर्धचालक की चालकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, एन प्रकार के अर्धचालक की चालकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो आप जानते हैं कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है, एन प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। यदि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो चालकता का मुख्य चालकता का जो गुण होगा या जो इसमें कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस किस पर निर्भर करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पे ही
निर्भर करेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं पे यदि मैं पी टाइप की बात कर लूँ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें हो जाता है हमारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें हो जाता है होल्स, ठीक है ना। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे यदि मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर लूँ, माइनॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और यदि यहाँ पे मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका होल्स, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह का उपकरण डायोड है। विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज अ डायोड, इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो डायोड के गुण से मैच खाता है या मैच करता है। क्या लीनियर, या वन पोलर, या नॉन लीनियर, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, क्या होगा भाई इसमें, देखिए जो हमारा डायोड है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का आप लोग यदि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करें, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करें, यदि मैं मान लेता हूँ कि हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, इसका यदि मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स खींचूं, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का भाई, कुछ इस तरीके का इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमने तो पूरा पूरा एक तरह से कहिए कि ये सिमिलर बना दिया है। ये थोड़ा जल्दी यहाँ पे उड़ जाता है और ये यहाँ पे थोड़ा सा बाद में आता है, रुक जाओ, ये इधर ऐसे जल्दी उड़ जाता है, ठीक है? और ये यहाँ काफी इधर आके तब इधर गिरता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा V और ये हो जाता है हमारा I। ये है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको इस ग्राफ से देखने पे देख समझ में आ जा रहा होगा कि क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर है, क्या बिल्कुल नहीं है, तो ये लीनियर नहीं होगा सर। वन पोलर, क्या ये वन पोलर है, नहीं सर, इसमें तो दो पॉजिटिव निगेटिव दो चीज है, तो ये वन पोलर तो नहीं बन पाएगा, ये वन पोलर भी नहीं। ये क्या है भाई, ये है आपका नॉन लीनियर। क्या है, नॉन लीनियर। ये लीनियर कब होता, जब x और y दोनों प्लेन में जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ सेम रहता, तब x और y दोनों प्लेन में हमारा ग्राफ यदि सेम रहता, कुछ इस तरीके का होता, तब हमारा जो इसका बिहेवियर है, बिहेवियर कैसा रहता, लीनियर रहता। लेकिन यहाँ पे x प्लेन में अलग है, y प्लेन में भी अलग है, दोनों प्लेन में, दोनों चतुर्थांश में एक तरह से कहिए कि अलग अलग है इसका बिहेवियर, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता कितना है, पहले तो ये बता दो मुझे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये तक भी नहीं पता होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको नहीं पता होगा, आप लोग में से बहुत लोग टैलेंटेड भी हैं जो आसानी से बता देंगे कि सर माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी ये मैं जीरो क्यों लगा दिया यार, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अर्धचालक की चालकता होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अर्धचालक हमारा कैसा बिहेव करेगा, तो देखिए ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा अर्धचालक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा अर्धचालक है, वो उस अर्धचालक में चालकता वैसे ही बहुत कम होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी चालकता क्या होती है भाई, बहुत कम होती है। अब यदि टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा घटा दे रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दे रहे हैं, माइनस में लेके चले जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध बढ़ता है, सॉरी प्रतिरोध बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध घटता है। और यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो, सॉरी क्या बोल दिया यार, हाँ अब से सुनो, यदि अर्धचालक में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज,
ठीक है। और यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, और यदि टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर हमारा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है भाई? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए तो इसका रेजिस्टेंस घटा, लेकिन यदि टेम्परेचर हम लोग घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो हमारा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा? वो इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो चलें आगे बढ़े। अब बात समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़े। चलिए देखो, ये -273 केल्विन की केल्विन होता है यार, ये केल्विन -273 केल्विन की यदि मैं बात करूँ तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये -273 केल्विन है, ये -273 केल्विन है। ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटाते जाएंगे, टेम्परेचर यदि कम करते जाएंगे, तो वहां पे हमारा जो आपका डायोड है वो डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रदर्शित करने लगेगा, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन जंक्शन में कितने संधि होती है? कितनी संधि होती है भाई? पीएन जंक्शन डायोड में तो एक ही संधि आपको दिख रही है ना। मान लीजिए आप पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं, तो इसमें तो संधि एक ही जगह यहीं पे तो दिख रहा है, केवल एक ही डायोड, एक ही संधि है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ये तो क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा। चलो, इन अ जंक्शन डायोड होल्स आर ड्यू टू। होल्स किस वजह से होते हैं? एक जंक्शन में होल्स किस वजह से क्रिएट होते हैं या किस वजह से होते हैं, ये आपको बताना है। एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होते हैं। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति की वजह से, या फिर प्रोटॉन्स की वजह से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा ये मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर है हमारा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सीधा सीधी बनाओ ताकि अच्छा दिखेगा। जब मान लो कि ये हमारा क्या है भाई, ये है हमारा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इस सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरीके से, ये तो हम होल्स दिखा दे रहे हैं भाई, ये ऐसे दिखाओ। मान लो कि कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना? कुछ इस तरीके का आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन में होल्स कब क्रिएट होता है, या इस सेमीकंडक्टर, इस इलेक्ट्रॉन में नहीं, मान लीजिए कि इस तरीके का आपका एक सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे होल्स कब क्रिएट होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विस्थापित होकर कहीं बाहर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विस्थापित होता है तो यहाँ का जो खाली स्थान है वो कैसा बन जाता है? वो होल्स बन जाता है। कैसा बन जाता है भाई? होल्स बन जाता है ना। तो कब होल बनेगा? होल कब बनेगा किसी भी सेमीकंडक्टर में? जब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? जब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा। भाई ऐसे मान लीजिए कि नॉर्मल यदि इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो वहां पे तो होल्स क्रिएट नहीं होगा। जब एक्सेसिव होगा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? वो इलेक्ट्रॉन वहां से विस्थापित होकर दूसरी जगह जाना चाहेगा। जैसे ही वहां से विस्थापित वो होगा तो तुरंत वहां पे होल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तुरंत वहां पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, एक जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये अनुपस्थिति
इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति में, तो ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। लेकिन ये मुझे बताइए, ये कैसे कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तब जाके वहां पे होल्स क्रिएट करा होगा। तो हटने से मतलब आप लोग तुरंत समझ ले रहे होंगे कि सर अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। अनुपस्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे अनुपस्थिति का मतलब बोला है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही यदि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तब कैसे होल्स क्रिएट होगा? रहेगा नहीं, तब होल्स कहां से क्रिएट होगा? होल्स वहां पे क्रिएट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है और बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अब यहां से मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाहूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तब जाके यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब हो, इलेक्ट्रॉन किसी के पास, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है भाई, इसको आम बोलचाल भाषा में समझो। मान लो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास पैसा कम है, आपके पास पैसा कम है, तो हमने आपको यदि 1,000 रुपया दे दिया, हमने आपको 1,000 रुपया दिया, तो जैसे ही हमने आपको पैसा दिया तो आपके ऊपर हमारा क्या चढ़ गया भाई? ऋण चढ़ गया, है ना? एक अलग से कहते हैं ना कि क्या चढ़ गया भाई? ऋण, या आपने हमसे कर्ज ले लिया, तो ये कर्ज वाला टर्म कहाँ पे चला आया? हमारे पास चला आया, है ना? तो जैसे ही आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, बाहर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कर्ज चढ़ेगा, कर्ज चढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक होल्स इधर क्रिएट हो गया। बात समझ में आ गई? इस एग्जांपल पे तो आपको एकदम बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? यहाँ पैसे की बात आती है तो वहां दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करता है सबका, है ना? चलो, इन हाउ मेनी डायरेक्शन करंट विल फ्लो फ्रॉम डायोड? डायोड में करंट कितने डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है? केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। इसीलिए तो हमने आपको अभी बताया था कि जो हमारा डायोड है, ये डायोड क्या क्या है भाई? डायोड के बारे में 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, डायोड एक क्या है? डायोड एक है आपका एक्टिव डिवाइस, एक्टिव डिवाइस। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ये 5 पॉइंट है, चारों पांचों पॉइंट आसानी से नोट कर लीजिए। और इतना मान के चलिए कि यदि डायोड के बारे में कहीं से पूछा, कहीं पे भी आपसे पूछा, तो इस चारों पॉइंट में से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डायोड एक एक्टिव डिवाइस है, ठीक है, यह यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। और कैसा डिवाइस होता है भाई? और ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड डिवाइस बोलने का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवाइस कहने का मतलब है कि ये ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। और ये कैसा डिवाइस है? और ये नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है। ठीक है ना? ये चारों बातें आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? ये डायोड की है, डायोड के गुणधर्म है, ये डायोड के गुणधर्म है। ये चारों पॉइंट एक जगह आप नोट कर लीजिए, तो उसके प्रॉपर्टी से यदि कोई क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है आप। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चारों पॉइंट नोट कर लो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें ही होता है कि सर ये एक्टिव डिवाइस है कि पैसिव डिवाइस है? तो डायोड आपका एक्टिव डिवाइस है, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस भी है और नॉन लीनियर डिवाइस है। ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए जरूर। चलो, नेक्स्ट देखते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी की बात किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं किया, कंडक्टिविटी की बात किया। ठीक है, तो आप जानते हो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि G इक्वल टू होता है आपका 1/R। इसी G को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, बोला है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इसे अर्धचालक की चालकता ताप के बढ़ने से हमेशा घटती है, उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, अशुद्धि मिलाने से हमेशा बढ़ती है। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, क्या उपयुक्त में से सभी होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, तो हमने एक बात आपको पहले बता रखा है, या एक बात ये आप जानते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ाने पे यदि रेजिस्टेंस इसका घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इसका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस भी क्या होगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कंडक्टेंस किसका, अर्धचालक का। अर्धचालक का कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ता है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस घटता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है यह निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेक्टिफायर में डायोड की, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पे बात कर दिया है ब्रिज की यदि बात कर दिया है तो ब्रिज में हमारा कितने डायोड बने होते हैं भाई, ब्रिज में हम लोग जनरली 4 डायोड तो लेते ही हैं। कितने, 4 डायोड, ठीक है ना। कितने डायोड लगे होते हैं भाई, 4 डायोड लगे होते हैं, जिसमें एक साथ 2 डायोड एक्टिव होते हैं और 2 डायोड एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। ये है हमारा ब्रिज। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लोड जुड़ा रहता है, ये क्या है, ये है आपका लोड, यह है आपका लोड, ठीक है। और यहीं पे आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहीं पे आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैंने रेक्टिफायर भी बना के आपको दिखा दिया। ये हो गया आपके D1 D2, ठीक है, ये D3 और ये D4। तो जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, जब यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, तो पहली बार में ये डायोड ऑन हो जाएगा और फिर कौन सा डायोड ऑन होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो, हाँ यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल गई, ठीक तो है, जोड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ जोड़ दिया हमने, थोड़ा सा हमने गड़बड़ जोड़ दिया है इसमें, ये और ये इस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से जुड़ता है भाई। देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, तो ये वाला डायोड और ये वाला डायोड, ये दोनों डायोड D1 और D1 और D2 डायोड ऑन हो जाएगा। और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला डायोड और ये वाला डायोड, ये दोनों ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार में 2 डायोड ऑन होते हैं और 2 डायोड बंद रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर की बात किया है, ब्रिज रेक्टिफायर की बात किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटर टैप्ड में हम लोग कितने डायोड लेते हैं, सेंटर टैप्ड में हम लोग 2 डायोड लेते हैं, और हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है। चलिए, ए डायोड इज अ विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट, हाँ देखो यहाँ पे तो आ ही गया यार, जो मैं अभी प्रॉपर्टी लिखा था, जो अभी एक मैं प्रॉपर्टी लिखा था कि ये एक्टिव डिवाइस है और यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है और नॉन लीनियर होता है, और क्या होता है भाई, अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है हमेशा के लिए कि ये जो डायोड है ये एक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, केवल यूपीआर बीएनएल में नहीं, आप चाहे आरआरबी जेई का क्वेश्चन, आरआरबी जेई का पेपर देख लो, चाहे आप यूपीपीसीएल टीसी2 का देख लो, या फिर आप इसरो का देख लो, या फिर नॉर्मली आप ऐसे किसी इंटरव्यू में चले जाओ, वहां पे भी ये पूछ दिया जाता है कि डायोड किस टाइप का एलिमेंट है, या डायोड किस टाइप का डिवाइस है, एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में सब लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव डिवाइस है, हमारा मॉसफेट एक्टिव डिवाइस है,
रेजिस्टेंस पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर पैसिव डिवाइस है, लेकिन डायोड के बारे में कंफ्यूजन बना रहता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो डायोड हमेशा याद रखेंगे कि डायोड एक्टिव डिवाइस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोड बनाने के लिए कितने अर्धचालक की जरूरत पड़ती है? एक पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमें कितने अर्धचालक की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 अर्धचालक हमें चाहिए ही चाहिए। कम से कम कितने अर्धचालक चाहिए? 2 अर्धचालक चाहिए, तभी जाके हमारा एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा हो गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो काफी जबरदस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो इसको नहीं कर पाएगा ना। आप लोगों के सभी दोस्त इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आसान, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में आपके, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं। वही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको डिसाइड कर देते हैं कि आप एग्जाम में बने रहेंगे या एग्जाम से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है उसके साथ आप लोग जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर।